नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस करने का ये वीडियो होगा। आज जन्माष्टमी भी है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। त्यौहार मनाएं, उत्सव मनाएं। उत्सव ज़रूरी होता है, एक दिन का आपको अलग वातावरण मिलना चाहिए। इसीलिए पर्व त्यौहार का कॉन्सेप्ट ही यही रखा गया था कि जो रोज़मर्रा के जीवन है उससे थोड़ी सी राहत। ठीक है, देखिए आज का हेडलाइन क्या है तो आपको पता ही है। मैंने आपको 2-3 दिनों से पढ़ाया है, कितनी ही बार चर्चा कर चुका हूँ कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जो है उसी में कोहराम मचा हुआ एक तरह से। क्यों है तो मैंने आपको बताया था कि एक समिति की रिपोर्ट आई। इस समिति ने जांच पड़ताल की थी केरला फिल्म इंडस्ट्री की और उसमें पता चला था कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अब्यूज होता है और एक्टर एक्ट्रेस के साथ में कई तरह के शारीरिक अब्यूज़ देखे जाते हैं। नशा, ड्रग से लेकर और सेक्सुअली अब्यूज़ तक हर चीज़ का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। तो इसके कारण से वहाँ पर चर्चा में आ गया है ये क्या। देखिए क्या है हेडलाइन कि केरला फिल्म एकेडमी चेयरमैन स्टेप डाउन, एक्टर क्विट फोरम पोस्ट। इन्होंने कई सारे लोगों का इस्तीफ़ा भी आना शुरू हो गया है। सरकार जो है केरला की उसने भी जांच के आदेश दिए हैं और जांच भी हो रही है। अगर आपको याद हो एक मूवमेंट था मी टू, याद है आपको, हैशटैग मी टू मूवमेंट, जिससे महिलाएं जो दुनिया भर की महिलाएं थी, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करती थी, उनके साथ अगर कुछ इस तरह का अब्यूज़ हुआ था तो वो इस हैशटैग के साथ अपनी कहानियों को पोस्ट कर रही थी। तो मी टू मूवमेंट के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा आप मान सकते हैं देश में, दूसरे दुनिया के लेवल पर तो नहीं, देश में, जिसमें इतने बड़े स्तर पर खुल के लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं इस समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात से। ओके, समिति का नाम क्या था मैंने आपको कितनी बार बताया, जस्टिस हेमा कमेटी। जस्टिस हेमा कमेटी बनाया गया था जांच पड़ताल को लेकर कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम हो रहा है, यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, और उसी में ये सब चीज़ें देखने को मिली है। आज जो हम लोग मुख्य टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ पर बात की है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर, इन्होंने अनपार्डनेबल कहा है उन्होंने। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह के अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कल जो बैठक की है महिलाओं के साथ उसमें इन्होंने बात की। देखिए यहाँ पर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट्स विथ लाखपति दीदी इन जलगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में छोटे छोटे स्कूल के बच्चों के साथ में इस तरह के अब्यूज़ की घटनाएं देखने को मिली हैं। स्कूल में, स्कूल सेफ़ नहीं है, वर्क प्लेस सेफ़ नहीं है, सड़क सेफ़ नहीं है, हॉस्पिटल सेफ़ नहीं है, कहाँ सेफ़ है आखिरकार। तो ये लखपति दीदी योजना क्या था, इसमें महिलाओं को इनकम के योग्य उनको स्किल देना है। लखपति योजना दरअसल में यही था, इसमें ऐसा नहीं था कि सभी को लाख लाख रुपए देना था, ऐसा नहीं था। उनको स्किल देकर उनको लाख रुपए कमाने लायक बनाना था। लखपति दीदी योजना की हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो केसेस होते हैं उसमें क्षमा करने योग्य नहीं होता है। उसी के अलावा आज द हिंदू में ही जस्टिस वर्मा कमेटी की बात की गई है डिटेल में। जस्टिस वर्मा कमेटी की बात की गई है डिटेल में, जिसमें ये बताया गया है कि भाई जस्टिस वर्मा कमेटी को कब बनाया गया था, तो निर्भया रेप केस के बाद से 2012 ईस्वी के बाद 2013 ईस्वी में बनाया गया था उसको। और उसने वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर कुछ रिकमेंडेशन किए थे जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट माने जाते हैं। सरकार ने कई सारे उसके बाद जो एक्ट बनाए हैं उसमें जस्टिस वर्मा कमेटी को अपने ध्यान में रखकर उस एक्ट का निर्माण किया है। तो आज हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी देखेंगे। उसके अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है आज का अगला न्यूज़ जो है उसमें है कि इजराइल जो जेट्स हैं, इजराइल के कई सारे लड़ाकू विमान, उन्होंने लेबनान के एरिया को टारगेट किया। क्यों किया है, क्योंकि हिजबुल्ला ने वॉर की घोषणा कर दी है। किसके खिलाफ, तो इजराइल के खिलाफ, और भारी संख्या में रॉकेट दागे गए हैं। उसके बाद इजराइल ने भी हिजबुल्ला पर जेट से अटैक करना शुरू किया है और स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है मिडिल ईस्ट में। शांति की राह तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, कहाँ पर, तो मिडिल ईस्ट में। तो ये एक बड़ा कंसर्न हो गया है, क्योंकि हिजबुल्ला के पीछे कौन लड़ रहा है दरअसल में, तो ईरान लड़ रहा है। आपको पता ही होगा कि ईरान में एक जो हमास का कमांडर था हानिया, जिसको मार दिया था इजराइल ने अटैक करके, कहाँ पर, तो ईरान में।
उसके पश्चात से ही हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान लड़ने की कोशिश कर रहा है। किससे? तो इजराइल से। डायरेक्ट तो अभी तक नहीं उलझे हैं ये दोनों देश, लेकिन माना जा रहा है कि अब ये युद्ध जो है ये इजराइल हमास से भी आगे बढ़कर दो देशों के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि इसी के ईरान के ही प्रॉक्सी हैं ये। हिजबुल्लाह हो चाहे वो अलग अलग गुट हो दुनिया भर में, ईरान के बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी हैं, उन्हीं के साथ में ये डायरेक्ट युद्ध अब शुरू हुआ है। ये और भी ज़्यादा विस्तारित हो सकता है, ऐसा मान रहे जानकार कि भाई आने वाले दिनों में ईरान डायरेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है इन युद्ध में। तो जो भी परिस्थिति होगी उसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग पॉलीग्राफी टेस्ट को डिटेल में समझेंगे, उसके संवैधानिक पक्ष को भी समझेंगे कि क्या ये सही है, किस हद तक सही है, किस एक्ट के द्वारा इसको बंधित किया गया है। उसके अलावा कुछ केसेस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलीग्राफी टेस्ट में सुनाया है। उसके बाद हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी को भी देखेंगे कि जस्टिस वर्मा कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है और क्यों उसको उतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी आप निबंध लेखन करेंगे महिला सुरक्षा से जुड़े हुए चीज़ों पर या आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्टों का अगर आप उल्लेख करते हैं तो आपके मार्क्स दूसरे लोगों से ज़्यादा निस्संदेह हो जाएंगे। चलिए देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट को पहले समझते हैं, फिर जस्टिस वर्मा कमेटी को समझेंगे। देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट का क्या है कि सीबीआई ने मांगा है कि कोलकाता जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से जो विक्टिम है उसकी डेथ हो चुकी है, तो जो एक्यूज है उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। और क्या इसके पक्ष हैं, क्या विपक्ष हैं, भाई क्यों इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूछा जाएगा आपसे स्टेटमेंट बनाकर पीटी एग्जामिनेशन में। मेंस एग्जामिनेशन में इसके संवैधानिकता को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। एक चीज़ और मैं बता दूं, नोटिफिकेशन की बात कई सारे लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कब आएगा कब नहीं। सितंबर में आने का पूरा चांस है, सितंबर में आएगा। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, नवंबर के बाद। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करना हो तो आप जुड़िएगा ज़रूर। 1-1.5 महीने कर लीजिए आंसर राइटिंग, 1 महीने भी कर लेंगे तो भी सही रहेगा आपके लिए, कुछ तो सीख ही जाएंगे। निबंध लेखन या आंसर राइटिंग करना हो तो ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल के, इंस्टाग्राम का, कहीं पर भी आप मैसेज करेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। मैसेज कीजिएगा अगर आपको जुड़ना हो तो। निबंध लेखन और आंसर राइटिंग परम आवश्यक होता है गुरु, बिना उसके आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। सिविल सर्विसेज का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पीटी कितनी भी बार पास कर ले, अगर लिखना नहीं आता आपको तो आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। लिखने का मतलब होता है थोड़ा सा सही तरीके से लिखना। ओके, तो अगर आपको लिखने के लिए जुड़ना हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग पॉलीग्राफी टेस्ट को समझते हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट जो होता है, देखिए क्या है यहाँ पर, जांचकर्ताओं को संदिग्धों के बयान की एकरूपता की जांच करने और संभावित छल या धोखे की पहचान करने में मदद करेगा। पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि झूठ का पता लगाने का परीक्षण किया जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कठिन होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, इंसान भी ज़्यादा चतुर होते जा रहे हैं, तो उसी तकनीक की मदद से हम इंसानों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफी टेस्ट इसी तरह का एक उदाहरण है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट 100% सटीक नहीं माना जाता है। इसकी सटीकता पर कई बार प्रश्न खड़े किए गए हैं। इंसान इतने चतुर हो गए हैं कि मशीनों को भी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रक्रिया के तहत व्यक्ति से कई सवाल पूछे जाते हैं। जब वो उसका जवाब देता है तो उस दौरान उसके शारीरिक संकेतक जैसे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन, त्वचा की चालकता आदि का आकलन का रिकॉर्ड किया जाता है। शरीर पर तरह तरह के सेंसर लगा दिए जाते हैं और उसके आधार पर मशीन जो है क्या करता है, तो मशीन ये जांच करता है कि ये आदमी कितना सही बोल रहा है और कितना गलत बोल रहा है। जो आप झूठ बोलेंगे तो आपकी शारीरिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होती है, बदल जाती है। जैसे सबसे आसान तरीका होता है, कोई आदमी अगर आपसे झूठ बोल रहा होगा तो वो नज़र नहीं मिलाएगा, सबसे आसान होता है यही, और बार बार आंखों को झपकाएगा। ये कुछ शारीरिक संकेत होते हैं जो बिना आप मशीन के जान सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, मशीन में आपका बीपी जांचेगा, आपका हार्ट रेट जांचेगा, आपके त्वचा का किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। इन सभी को जांच के बाद आपको पता चल जाता है कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यह परीक्षण इस धारणा पर आधारित है, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो आमतौर पर होने वाली क्रियाओं से भिन्न होती हैं। प्रत्येक क्रिया को एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके व्यक्ति सच बोल रहा है, धोखा दे रहा है या अनिश्चित है, यानी कि उसको पता नहीं है। पॉलीग्राफी जैसा एक परीक्षण सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराधी विज्ञानी सेजारे लेम्ब्रोज के द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपराधी संदिग्ध के रक्तचाप में परिवर्तन को मापने के लिए मशीन का उपयोग किया था कि जब ये बोल रहा है तो इसके बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, और अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है यानी कि ये सच को छुपा रहा है।
अगर आप सच बोलेंगे तो आप रिलैक्स होंगे। नार्को विश्लेषण परीक्षण से अलग होता है। ये नार्को विश्लेषण परीक्षण अभियुक्त को सोडियम पेंटोथल इंजेक्ट किया जाता है। ये नशे का एक तरह से इंजेक्शन होता है जिसमें सम्मोहन या हल्का सा बेहोशी की स्थिति होती है। केवल आप सुन और बोल सकेंगे, बाकी आपको कोई भी आप कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इसी हालत में सवाल जवाब किया जाता है। तो जब आप इस हालत में होते हैं तो आप झूठ नहीं छिपा पाएंगे। उतनी बुद्धिमत्ता इस इंजेक्शन के बाद काम नहीं करती है। इसीलिए इस तरह के टेस्ट भी किए जाते हैं। कृपया करके इसको ध्यान में रखें, ये आपका पीटी में पूछा जाएगा। ठीक है, जो सम्मोहन या बेहोशी की स्थिति पैदा करता है उसके बाद आदमी जो है झूठ बोलने में असमर्थ हो जाता है। परीक्षणों की सटीकता। पॉलीग्राफी और नार्को परीक्षण वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक साबित नहीं हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हुए हैं कि ये 100% सटीक नहीं होता है। इसके बावजूद जांच एजेंसियों ने हाल में संदिग्धों सच्चाई उगलवाने के लिए यातना के बजाय आसान विकल्प के रूप में इन परीक्षणों का उपयोग किया। उन्होंने बोला कि 3rd डिग्री का उपयोग करें, मारे पीटें, एक्यूज को खूब ज़्यादा लतियाएं, उससे अच्छा है कि आप क्या कर लें, पॉलीग्राफी और ये सब टेस्ट कर लें। और दुनिया भर में साइंटिफिक टेस्ट जो है इसकी चलन बढ़ रही है, क्योंकि हमें अब क्या करना पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मार पीट के ही सारा सच निकाला जाए। आप तकनीक का सहारा लीजिए और आसानी से सारा सच आप निकलवा सकते हैं। ब्रेन मैपिंग अलग होता है। ये एक ऐसा परीक्षण है जो मस्तिष्क की शारीरिक संरचना और कार्य का अध्ययन करने के लिए इमेजिंग का उपयोग करता है। ये डॉक्टरों को यह निर्धारित करने में मदद कर सकता है कि मस्तिष्क का कार्य सामान्य है या नहीं। मस्तिष्क के उन क्षेत्रों की पहचान करना जो गति, भाषण, दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, और इसी के द्वारा ब्रेन मैपिंग की जाती है। और इससे भी पता चल जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि जो दिमाग में चल रहा है उसको पढ़ लेना। आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया में बिल्कुल ही नौटंकी टाइप की चल रही है। वो लाइव स्क्रीन पर ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी करते हैं, वो सब झूठ होता है। दिमाग नहीं पढ़ सकते आप, बस दिमाग की जो शरीर संरचना है ना, उसका अध्ययन किया जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट की कानूनी स्वीकार्यता क्या है? अब यहीं से सवाल बनेंगे आपसे। सवाल जो पूछा जाएगा ना आपसे, तो वहाँ पर आपको ये तर्क देना पड़ेगा कि इसकी स्वीकार्यता कितनी है या कितनी इसकी स्वीकार्यता नहीं है। अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन। आरोपी की सहमति के बिना किए गए पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भारतीय संविधान का उल्लंघन हो माना जाता है। जब तक आरोपी ने इस चीज़ को मानेगा नहीं कि मेरा ब्रेन मैपिंग आप कर लीजिए, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट आप कर लीजिए, तब तक आप नहीं कर सकते हैं और न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराध के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ साक्ष्य दें। सहमति की आवश्यकता। चूंकि इन परीक्षण में आरोपी द्वारा संभावित रूप से आत्मदोषपूर्ण जानकारी प्रदान करना शामिल है, इसलिए संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन से बचने के लिए सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना सहमति के आपने देखा होगा कि इसमें कोलकाता केस में भी सामने आया कि जो एक्यूज है उसने बोला कि हाँ मैं सहमति देता हूँ, आप कर लीजिए टेस्ट। उसी के बाद ये टेस्ट पर सहमति बनी है और अब टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। न्यायिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएं भी हैं इसमें। नार्को एनालिसिस और इसी तरह के परीक्षणों का उपयोग न्यायिक प्रामाणिकता, मानवाधिकार, विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकार या स्वतंत्रता के संबंध महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न करता है। ये तो वो ढोल है जो हर जगह ही बजाना पड़ता है, मानव अधिकार। लेकिन आपको ये भी समझना पड़े, मानव अधिकार मानवों के होते हैं। इस तरह के कृत्य करने वाले कतई मानव नहीं होते हैं। उनको पशु भी नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी इस तरह के कृत्य नहीं करते हैं। ये दैत्य होते हैं, इनके कोई अधिकार नहीं होते हैं। मानव अधिकार मानवों के होते हैं। इस तरह के लोगों को कतई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय की आलोचना। न्यायालय ने प्रायः इन परीक्षणों की आलोचना की है क्योंकि ये मानसिक यातना दे सकते हैं, जो संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत में गारंटीकृत जीवन और गोपनीयता का अधिकार को उल्लंघन करता है। तो ये कंसर्न है। किसका कंसर्न है? तो आर्टिकल 20 और 20(3) का यहाँ पर है। 20(3) का उल्लंघन माना जाता है अगर आपने सहमति नहीं ली है तो। और प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन माना जा सकता है। बाकी मानवाधिकार और इन सब चीज़ों की तो चर्चा आप कर ही देंगे। पॉलीग्राफी टेस्ट से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय क्या है, जिसमें हम लोग 2 निर्णय को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। पहला मामला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामला 2010। सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को परीक्षणों की वैधता स्वीकार्यता फैसला सुनाया, जिसमें स्थापित किया गया कि नार्को या लाई डिटेक्टर परीक्षणों का अनैच्छिक प्रशासन किसी व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता में घुसपैठ है। उन्होंने बोला कि इच्छा के विरुद्ध, यानी कि जो एक्यूज है, जो आरोपी है, उसके इच्छा के विरुद्ध अगर आपने ये चीज़ किया है तो ये क्या है? तो आप दरअसल उस आदमी के दिमाग में घुसपैठ कर रहे हैं, उससे आप जानबूझकर चीज़ें उगलवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नार्को परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्मदोषी ठहराए जाने के खिलाफ मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया किसी भी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य या गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लंघन मानती है। अगर आपने सहमति नहीं दी है तो बिना सहमति के कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी इस तरह के काम नहीं कर सकती है। उसको सहमति चाहिए, तभी जाके आप सहमति नहीं देंगे तो नहीं करेंगे वो। आत्मदोष एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में स्वयं के विरुद्ध सूचना देने, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में भी यही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनैच्छिक रूप से पॉलीग्राफी और नार्को परीक्षण करना अनुच्छेद 21 या जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार माना जाएगा। तो इन दोनों मामलों को याद रखिएगा, इन दोनों का चर्चा कर दीजिएगा। जब भी आंसर राइटिंग में पॉलीग्राफी से जुड़ा हुआ चीज़ पूछा जाए, आपको दोनों पक्ष लिखने होते हैं। बाकी आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि क्यों ये अनिवार्य है, क्योंकि जांच प्रक्रिया में हमें 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं करना है, शारीरिक यातना भी नहीं देना है। तो हमें नए तकनीकों को अपनाना पड़ेगा ही, क्योंकि जाँच जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्राइम जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और मानवाधिकार जैसी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मार पिटाई करने का तकनीक अब पुराना हो गया है। अब नए तकनीकों के माध्यम से हमें क्राइम की जांच करनी पड़ेगी। तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब हम जस्टिस वर्मा कमेटी को समझेंगे। द हिंदू में ही आज डिटेल में है, उसी के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। पहले मैं न्यूज़ दिखा देता हूं आपको कि जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में क्या न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को समझेंगे, किस परिप्रेक्ष्य में लाया गया था वो। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि निर्भया जो केस हुआ था 2012 के दिसंबर महीने में, उसके बाद 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था, जब देश में इस चीज़ को लेकर भारी माहौल बना हुआ था कि हमें इस तरह के कृत्यों के लिए कोई भयानक कानून बनाना चाहिए, इस तरह के कानून जिसको सोचकर भी डर जाए आदमी, लेकिन नहीं बन पाया है अभी तक देश में। तो वही उसका बैकग्राउंड था। आज का न्यूज़ देखिए, फिर हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी को पढ़ते हैं। देखिए क्या है आज के डिटेल में, उसी के बारे में बताया गया है। व्हाट डिड द 2013 पैनल। 2013 पैनल कौन सा है? वही जस्टिस वर्मा कमेटी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। अलग अलग रेप के बारे में इन्होंने बोला था। इन्होंने मैरिटल रेप जो होते हैं, वैवाहिक रेप, ये क्या होता है भाई? वैवाहिक रेप क्या होता है कि मतलब वैवाहिक दंपत्ति भी अगर ज़बरदस्ती संबंध बनाते हैं तो वो भी रेप के कैटेगरी में आना चाहिए, जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था। और ये एक समस्या आजकल के दिनों में देखी गई है। हालांकि अभी भारत में इसको क्राइम नहीं माना जाता है। भारत में इसको क्राइम इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसको क्राइम के रूप में जस्टिफाई करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, इसलिए मैरिटल रेप को अभी भारत में क्राइम नहीं माना जाता है। हम लोग ज़रा जस्टिस वर्मा कमेटी को देखेंगे कि क्या इन्होंने बोला था, किस प्रकार की चीज़ों को रिकमेंड किया था और क्या वो रिकमेंडेशन आज के ज़माने में लागू होने चाहिए या कुछ और रिकमेंडेशन बनाने चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए क्या है ये क्या समिति था। पहले बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, अब उसी बैकग्राउंड में सोचिएगा उस समय देश की क्या हालत थी। 2012-13 में आप छोटे छोटे से होंगे तो उस समय क्या हालत थी देश की। इसी तरह का इससे भी भयानक माहौल था, इससे भी ज़्यादा भयानक माहौल था। पूरे देश भर प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह पर लोग राष्ट्रपति भवन के ग्रिल पर चढ़ गए थे खटखटाने के लिए। तो उस तरह का प्रदर्शन हुआ था उस समय। 2013 की शुरुआत में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति ने लैंगिक कानूनों पर सौंपी गई अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए आंतरिक शिकायत समिति के बजाय राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश की थी। डिटेल में समझेंगे हम लोग। 16 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर 23 जनवरी 2013 को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जमा कर दी गई थी। दिसंबर में इस तरह के एक्यूज हुए, इस तरह के केस हुआ था और जनवरी में वर्मा समिति का रिपोर्ट भी आ गया था। न्यायमूर्ति लीला सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यन समेत न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने, ये 3 लोग थे इस समिति में शामिल, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यौन उत्पीड़न विधेयक को असंतोषजनक बताया था और कहा था कि विशाखा दिशा निर्देश की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता। विशाखा गाइडलाइन वर्क प्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन माना जाता है भारत में, लेकिन उसके जो रिकमेंडेशन है विशाखा गाइडलाइन के, उसको भी लागू नहीं किया गया था। वो जो विधेयक लाया गया था उसमें विशाखा दिशा निर्देश कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया था।
न्यायालय भी कानून बना सकती है। न्यायालय के जो फैसले होते हैं उसके गाइडलाइन भी कई बार कानून के जैसे काम करते हैं। उसी का एक शानदार उदाहरण क्या है, तो विशाखा गाइडलाइन है। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला है, ये एग्जाम में आपको लिखे हुए दिख सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तात्कालिक प्रस्तावित कानून के तहत निर्धारित एक आंतरिक शिकायत समिति अनुत्पादक होगी, क्योंकि ऐसी आंतरिक शिकायतों से निपटने में महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित किया जा सकता है। इसमें कहा गया था कि आंतरिक शिकायत समिति की जगह पर कुछ ऐसी समितियां होनी चाहिए जहां पर महिलाएं खुलकर अपना शिकायत दर्ज कर सकें। इसके बजाय समिति ने शिकायतों को प्राप्त करने और निर्णय लेने के लिए रोजगार अधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा था कि एक सभी जगहों पर वर्क प्लेस पर सुरक्षित करने के लिए एक रोजगार अधिकरण होना चाहिए, जो क्या करे, जो महिलाएं जहां पर अपने जो उनके साथ कुछ हो रहा है या पुरुषों के साथ भी हो रहा है तो वो वहां पर जाकर अपना रिपोर्ट दे सकें। ओके, ये जो बर्मा समिति है इसका उपयोग आप कहाँ पर कर सकते हैं, तो जैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अभी इतना बड़ा इंसिडेंट चल रहा है, रोज़ ही द हिंदू में हेडलाइन रहता है, रोज़ हेडलाइन रहता है द हिंदू में। आप समझ सकते हो उसके इम्पोर्टेंस को। आप वहाँ पर भी इसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वर्क प्लेस पर सुरक्षा की भी तो बात कर रहा है, मैरिटल रेप के बारे में भी बात कर रहा है, रेप से जुड़े हुए कानून के बारे में भी बात कर रहा है ये समिति का रिपोर्ट। तो इसलिए आप उसको वहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कि फिल्म इंडस्ट्री में या महिलाओं के कार्यस्थल पर शोषण से जुड़े हुए कोई सवाल पूछे, तो उसमें आप फिल्म इंडस्ट्री का भी उदाहरण दे सकते हो, वो भी तो उनका कार्यस्थल है। आप हॉस्पिटल इंसिडेंट का उदाहरण दे सकते हैं, ये भी तो उनका कार्यस्थल ही था। उससे विशाखा गाइडलाइन की चर्चा करेंगे, सी बॉक्स की चर्चा करेंगे, जस्टिस वर्मा कमेटी की चर्चा करेंगे। सी बॉक्स क्या होता है? सी बॉक्स होता है एक ऑनलाइन फोरम जैसा केंद्र सरकार ने बनाया था, जहाँ पर महिलाएं कार्यस्थल पर उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है या उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उसको आप दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों को शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने प्रस्तावित किया था कि अधिकरण को सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं। नियोक्ता पर दायित्व डाला था। समिति ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए किसी भी अवांछित व्यवहार को शिकायतकर्ता के व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिए। वर्मा समिति ने कहा कि यदि एक नियोक्ता जिसने हायर किया है उत्पीड़न को प्रोत्साहन देता है तो ऐसे माहौल की अनुमति देता है जहां यौन दुर्व्यवहार व्यापक और व्यवस्थित हो जाता है, जहां नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति का खुलासा करने और जिस तरीके से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते उस पर विफल रहता है, साथ ही ट्रिब्यूनल को शिकायत अग्रेसित करने विफल रहता है, तो नियोक्ता को हमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। जिसने उसको हायर किया है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, अगर वो अपने जगह को सैनिटाइज नहीं कर रहे, सैनिटाइज का तात्पर्य होता है इस तरह के लोगों से मुक्त बनाना, तो जिन्होंने हायर किया हुआ है सबसे पहले उनको लटकाएंगे हम, और कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा जिसके साथ इस तरह के कृत्य हुए हैं उनको। समिति ने महिलाओं को आगे आने और शिकायत दर्ज करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुझाव भी दिए। मिसाल के तौर पर समिति ने झूठी शिकायतों के लिए महिलाओं को दंडित करने का विरोध किया। इसे कानून के उद्देश्य को खत्म करने से प्रेरित एक अपमानजनक प्रावधान कहा था। समिति ने कहा था कि झूठी शिकायतों पर जो महिलाओं को दंडित करने का प्रचलन है उसको बोला था कि इसको ख़त्म करिए, क्योंकि हो सकता है 4 झूठे शिकायत आएँ, लेकिन एक सही शिकायत भी अगर आ रहा है तो वो हमारा तरीका जो है बिल्कुल सही है। एक सही शिकायत के कारण से हम 4 झूठे शिकायत को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक के साथ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। हाँ, झूठे शिकायत भी नहीं दर्ज होना चाहिए, इसको लेकर भी काम करना पड़ेगा। वर्मा समिति ने यह भी कहा था कि शिकायत दर्ज करने के लिए 3 महीने के समय सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी ने शिकायत किया है तो उसकी सहमति के बिना उसका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये गलत है। ये वर्मा समिति के कार्यस्थल पर शोषण को रोकने में जो सिफारिशें हैं उनमें से एक है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कार्यस्थल के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कठोर कानून की भी इन्होंने सिफारिश की थी, मृत्युदंड की भी बात की थी। मैरिटल रेप जो है, वैवाहिक जो बलात्कार होता है, उसके संबंध में भी जस्टिस वर्मा समिति ने कहा था कि इसको भी हमें क्राइम मानना पड़ेगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो अभी बनाया गया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बनाया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, इसमें मैरिटल रेप को क्राइम नहीं माना गया है। इसको भी ध्यान रखिए क्यों नहीं माना गया है। इससे पहले मैंने कई बार टॉपिक को समझाया है आपको क्यों नहीं माना गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है, पीटी फैक्ट है। आप भारतीय नौसेना की वॉरशिप है INS मुंबई, INS इंडियन नेवल शिप मुंबई। इसने फर्स्ट विजिट किया है श्रीलंका को। श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है वहाँ पर गया है। भारतीय हाई कमीशन ने बताया कि श्रीलंका के पोर्ट पर इसका भव्य स्वागत किया गया श्रीलंका के नेवी के द्वारा, और वहाँ पर ये कई सारे साजो सामान लेकर गया है। किस लिए? तो श्रीलंका के एयरफोर्स
और श्रीलंका की जो नेवी है उसकी मदद करने के लिए, श्रीलंका की नेवी की मदद करने के लिए ये कई सारे साजो सामान को लेकर श्रीलंका की यात्रा पर गई है। तो आईएनएस मुंबई का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। दरअसल हम करने की क्या प्रयास कर रहे हैं, ये तो फैक्ट हो गए बंधुओं। फैक्ट तो आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं। विश्लेषण क्या होगा इसका? विश्लेषण इसका ये हो सकता है कि हम चाहते हैं कि श्रीलंका के द्वीपों पर हमारी नेवी, हमारी सेनाओं का चलन बढ़े, वहाँ पर हमारी आवाजाही बढ़े, जिससे क्या हो, जिससे हम एक मजबूत रणनीतिक संबंध जो है श्रीलंका के साथ में डेवलप कर सकें। मालदीव थोड़ा सा रास्ते पर ज़रूर आ गया है, श्रीलंका जो है ये रास्ते से भटक गया था, लेकिन धीरे धीरे हम इसको रास्ते पर ला रहे हैं। बांग्लादेश के साथ संबंध तो बिगड़े ही हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनके मायने बहुत बड़े होते हैं। तो आईएनएस मुंबई का ये यात्रा था कहाँ के लिए? कोलंबो पोर्ट के लिए। कोलंबो पोर्ट के लिए यात्रा था और पोर्ट ऑफ कॉल पर ये इस बार के भारत के 7वां शिप है जिसकी यात्रा हुई है श्रीलंका में। भारत के नेवी और एयरफोर्स श्रीलंका के नेवी और एयरफोर्स के साथ में कॉपरेशन को धीरे धीरे बढ़ा रही है और आने वाले समय में आपको और भी कई सारी यात्राएं इस तरह के देखने को मिल सकती हैं। अगला देखिए पीटी फैक्ट छोटा सा क्या, अगला न्यूज़ है आपका कि राजनाथ सिंह जी यूएस की यात्रा पर हैं, उसी के दौरान एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ये डेवलपमेंट पीटी फैक्ट के साथ साथ हमारे जो रणनीतिक उद्देश्य हैं देश में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, उसको लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए दरअसल में है क्या, LCC। अब ये क्या है भाई? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूएस का एक है विलियम बी मॉर्गन लार्ज कैविटेशन चैनल। अब ये क्या है भाई? LCC इसको कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन टेस्टिंग फैसिलिटी है यूएस में। इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे टेक्निकली एडवांस सबमरीन टेस्टिंग वाटर टनल माना जाता है, जहां पर सबमरीन का टेस्टिंग किया जाता है और सबसे हाई टेक्नोलॉजी के सबमरीन का निर्माण भी किया जाता है। ये जो सबमरीन निर्माण का है ये कहाँ पर है? तो टेनेसी यूएस की राज्य है, वहाँ पर है ये। और क्या है इसका? भारत सरकार सोच रही है कि इसी तरह का फैसिलिटी भारत में निर्माण किया जाए, भारत में इसी तरह के फैसिलिटी का निर्माण किया जाए, जिसके कारण हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं कल वो वहाँ पर विजिट पर थे, उन्होंने देखा उसको। कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है इसका? तो विलियम बी मॉर्गन लार्ज कैविटेशनल चैनल नाम है इसका, LCC। ये नेवल वॉरफेयर सेंटर जो है टेनेसी में यूएस का, वहाँ पर ये स्थित है। इंडिया ऑल्सो प्लान टू सेट अप ए सिमिलर फैसिलिटी। हमारे देश में भी भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि सबमरीन टेस्टिंग को लेकर इसी तरह का सिमिलर एक साइट भारत में बनाया जाए। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी आपको इसमें कई सारे एग्रीमेंट की चर्चा की गई है। SOSA एग्रीमेंट कल ही मैं आपको समझा चुका हूँ। ऑफिसर्स के आदान प्रदान को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है उसको भी मैंने समझाया था आपको, और बाकी लेमो और ये सब चीज़ भी मैंने आपको बताया था। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन छोटा सा ही था, कई सारे टॉपिक थे छोटे छोटे जो मैंने आपको करवाए हैं, और कल भी आएगा न्यूज़पेपर डिस्कशन। अब तो जल्दी इसमें बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। पढ़िएगा अच्छे से और जो टॉपिक मैंने आज करवाए हैं उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, तो जस्टिस हेमा कमेटी जो रिकमेंडेशन किया है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, उसको पढ़ेंगे हम लोग। अब क्या करें, इसी तरह के टॉपिक चर्चा में है। उसके बाद से फिर जो UPS आया है, मैंने इसको यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम बोल दिया था, यूनिफाइड है ये दरअसल में, है ना। एक स्टूडेंट ने ही करेक्शन किया था, अच्छा लगा मुझे, उन्होंने करेक्शन किया, ठीक है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको कहा जाता है, ठीक है। UPS और NPS और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इसमें डिफरेंस को भी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।